नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पूरा। एम वेंकैया नायडू ने एनडीए और गोपाल कृष्ण गांधी ने विपक्ष की ओर से भरा पर्चा। 5 अगस्त को मतदान। सबके लिए काम करने का रामनाथ कोविंद का वादा। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने पर जोर। मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा। सदन में बोलने का मौका न मिलने का लगाया आरोप। अवरोध के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। गुवाहाटी हाईकोर्ट से नागालैंड के मुख्यमंत्री को झटका। बहुमत साबित करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज। बुधवार को विशेष सत्र बुलाने का राज्यपाल का निर्देश। निजता के अधिकार पर संविधान पीठ करेगी फैसला। मौलिक अधिकार मानने पर 9 जज कल से सुनेंगे दलील। आधार पर सुनवाई के दौरान आदेश। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में बोलने के लिए पर्याप्त समय न मिलने से नाराज बीएसपी नेता मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मायावती ने राज्यसभा सभापति के दफ्तर पहुंचकर 3 पेज का अपना इस्तीफा दाखिल किया। हालांकि वहां मौजूद कांग्रेस और बीएसपी सांसदों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन मायावती अपने फैसले पर कायम रही। मायावती का मौजूदा कार्यकाल अप्रैल 2018 में खत्म हो रहा था। इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों व उपेक्षित वर्गों के हितों में, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के हितों में, मजदूरों, किसानों के हितों में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। इससे पहले मायावती ने सदन में आरोप लगाया कि उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। सदन में सहारनपुर हिंसा को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में बार बार गतिरोध हुआ और इसके चलते सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो बीएसपी नेता मायावती ने सहारनपुर में हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर घटना केंद्र की साजिश थी, तो इस पर सत्ता पक्ष ने ऐतराज जताया। उपसभापति ने मायावती से नियमानुसार चर्चा के लिए कहा। इसके बाद मायावती नाराज होकर सदन से चली गई। मायावती ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हमसे इस्तीफा दे रही हूँ। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मायावती दलितों के नाम पर राजनीति कर रही, अपने समाज की बात कर रही थी, न तो जो है वो दलित समाज की बात कर रही थी, शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रही थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसकी जीत और उसकी हताशा और निराशा थी। इस बीच कांग्रेस के सदस्य भी सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, प्रोटेक्ट दलित और माइनॉरिटीज को, अक़लियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। आई एम सॉरी, वी एज अपोजिशन आर गोइंग टू वॉक आउट। इसके बाद सरकार ने कहा कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा को राजी है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। यहाँ पर बहन जी मायावती जो ने बात कही वो बड़ी गंभीर बात है देश के लिए। दलितों के ऊपर अत्याचार और साथ ही साथ हमारे किसान, हमारे अन्नदाता को आत्महत्या की तरफ धकेल रही है ये सरकार। विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा,
गतिरोध के बीच सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, इसके बाद 2 बजे, फिर 3 बजे और इसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और मायावती के इस्तीफे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान विनोद अग्निहोत्री साहब हैं, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला से। विनोद जी, स्वागत है आपका। राज्यसभा में मायावती तो जब भी चर्चा होती है मुखर होकर बोलती रही हैं, लेकिन ये कहकर इस्तीफा देना कि बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मायावती जी को मालूम है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो परिणाम आए चुनाव के, तो निश्चित रूप से उनकी काफ़ी जमीन जो, हालांकि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा, 19% जो उनका लोकसभा में था वो करीब 22% हुआ, वो प्रतिशत बढ़ा, लेकिन मुख्य रूप से जो उनका दलित जनाधार था उसमें बिखराव की पूरी कोशिश बीजेपी ने की। और रामनाथ कोविंद को जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया तो वो एक बहुत बड़ा दांव जो है भाजपा ने खेला। मायावती जी को इसका जवाब देना है उत्तर प्रदेश में, उनको अपने मूल जनाधार को एकजुट रखना है, तो इसके लिए उनको एक मौके की तलाश थी। राज्यसभा उनकी 8 महीने की से ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से वो, तो ऐसे में उनके सामने एकमात्र रास्ता है कुछ ना कुछ तो कुर्बानी, एक अपने वर्ग के नाम पर, अपने जनता के नाम पर, मतदाता समूह के नाम पर, और उसमें उन्होंने अकलियतों को भी जोड़ा। उनको एक दिखाना था कि भाई वो दलितों के मुद्दे पर बिल्कुल कोई समझौता करने को तैयार नहीं। हमेशा मायावती जी पर एक आरोप भी लगता रहा है कि दलितों पर अत्याचार होता है तो वो घटनास्थल पर नहीं जाती या उस तरह से बोलती नहीं है। ये एक आरोप दलित नेता दूसरे दलों की वो लगाते रहे हैं मायावती जी पर, लेकिन आज वो जितना मुखर थी तो कहीं ना कहीं वो संसद से ज़्यादा अपने उस मतदाता समूह को संबोधित कर रही थी, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि हमें आपकी चिंता है और दलितों के ऊपर होने वाले हर अत्याचार के खिलाफ अगर सदन में कोई बोलेगा तो मायावती जी होंगी। ये संदेश उन्होंने देने की कोशिश की और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अब वो सदन के बाहर एक आक्रामक राजनीति करेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से एक सदस्य संसद के अंदर किसी की भी आवाज़ बुलंद करता है और उसका मैसेज पूरे देश तक जाता है, लेकिन जब वो शख्स संसद के बाहर आ जाता है तो जैसा आपने कहा कि एक नई तरीके की आक्रामक राजनीति करनी पड़ेगी। क्या एक नए मोड में बसपा और मायावती नज़र आ रही हैं, आ सकती हैं आने वाले दिनों में? अब देखिए, निश्चित रूप से मायावती जी को अभी से 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। 2014 में उनकी पार्टी को 20% वोट मिले, 19-19.5%, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिली, तो विधानसभा में सिर्फ 19 सीटें उनके पास हैं। भविष्य की राजनीति के लिए उनको अपना परफॉर्मेंस, अपना राजनीतिक जो है सहेज के रखना है उनको चुनाव, लोकसभा के चुनाव में। और दूसरा एक और चीज़ देखिए, उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन बनाने की कवायद चल रही है बिहार की तरह। अगर महागठबंधन भी बनता है तो मायावती जी को भी अपने जनाधार को एकजुट रखना पड़ेगा, ताकि जब महागठबंधन में सौदेबाजी हो, समझौते हों सीटों को लेकर के, तो उनको एक ज़्यादा हिस्सेदारी मिले। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अब उत्तर प्रदेश में जगह जगह रैलियां करेंगी, दलितों को संबोधित करेंगी, अति पिछड़ों को संबोधित करेंगी, अकलित अल्पसंख्यकों को संबोधित करेंगी, और वो ये कहेंगी कि आपके लिए मैंने राज्यसभा छोड़ दी, आपके लिए मैंने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाने का मुझको मौका नहीं दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया, और इसलिए वो अपने जनाधार वर्ग को फिर से संगठित करने के लिए उत्तर प्रदेश में वो घूमेंगी, जाएंगी, क्योंकि उसके बाद ही वो 2019 के लिए जो भी बिसात बिछेगी राजनीतिक, उसमें उनकी कारकर्दगी होगी। लेकिन सवाल यह कि जिस तरीके की राजनीति है और जिस तरीके का जागरूक मतदाता है, ऐसे में क्या इस तरह के कदमों से सहानुभूति आप बटोर सकते हैं या मिलने की उम्मीद दिखती है आज के दौर में भी? नहीं, आपकी बात सही है कि आज वो मतदाता नहीं है जो 1990 में था, या 1990 वाला मतदाता कम संख्या में हो गया। 1990 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, जो नया मतदाता जो युवा हुआ, वो इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होता है। लेकिन जो नेता हैं वो तो अभी पुराने उसमें ही जी रहे हैं। तो मायावती जी के साथ समस्या ये है कि वो भविष्य के हिसाब से, नई पीढ़ी के हिसाब से अपने को बदलने में के लिए कितनी तैयार होंगी, ये तय होगा। काशीराम जी इस मामले में ज़्यादा दूरदर्शित है। मेरा उनसे बहुत व्यक्तिगत निजी तौर पर संवाद होता था कई मामलों में, पत्रकार के तौर पर। वो ज़्यादा चीज़ों को और अपने जनाधार के नब्ज को टटोलते थे। मायावती जी ने आक्रामकता के साथ आगे तो बढ़ाया, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने एक ये दांव खेला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सहारनपुर की घटना हुई, जिस तरह गुजरात में जो दलित गौरक्षकों का किया और जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनके जनाधार वर्ग को ये भी लग रहा है, वो चाहे युवा हो और चाहे वो वयस्क हो या बुजुर्ग हो, उसको ये लग रहा है कि भाई हमारी नेता, हमारी पार्टी
हमारा नेतृत्व जब हाशिए पर चला जाता है तो हमारे ऊपर अत्याचार होता है। तो कहीं ना कहीं मायावती जी को लगता है कि दोबारा वो लोग लौटेंगे अपनी पार्टी और अपने नेता को मजबूत करने के लिए, कि कम से कम भले ही उन्हें और कुछ न मिले लेकिन मायावती के मजबूत होने से उनको एक संरक्षण तो मिलेगा। ये एक अपील जो है ये शायद वो अपने वर्ग को करने की कोशिश। और क्या यूपी के अंदर जिस तरीके की समाजवादी पार्टी में मैं कहूँ अंदर टकराहट चल रही है, कांग्रेस पार्टी उस तरीके से खड़ी नहीं हो पाई, हालांकि उसने कोशिश जरूर की। मायावती ने इस दांव के साथ कम से कम विपक्ष में जो है एक बड़ी लीड ले ली। मायावती ने अपने को आगे किया। मुझे लगता है मायावती से ज्यादा चुनौती अखिलेश यादव के सामने है, क्यों अखिलेश यादव के घर में बहुत झगड़ा है। हालांकि सांसद उनके पास ज्यादा हैं, उनका आज की तारीख विधायक उनके पास ज्यादा हैं निश्चित रूप से, लेकिन उनके घर में झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जिस तरह राष्ट्रपति चुनाव में मुलायम सिंह जी ने और शिवपाल जी ने खुलेआम पार्टी के खिलाफ वोट दिया, दूसरे कोविंद जी को वोट दिया, तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को पार्टी के भीतर, घर के भीतर भी लड़ना पड़ेगा और पार्टी का विस्तार के लिए आगे भी बाहर भी लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस की स्थिति ये है, कांग्रेस अभी तय नहीं कर पा रही कि उत्तर प्रदेश में वो करे क्या, वो महागठबंधन बनवाए या अपने को मजबूत करे, क्या करे। कांग्रेस तो अभी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की फाइल अभी उसने नीचे कहीं रख दी है। अभी वो गुजरात की फाइल और जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जो फाइल है उन पर ज्यादा काम कर रही है। एक आखिरी सवाल साहब की, जिस तरीके का इस्तीफा है और जिस तरीके के तेवर हैं और जो संकेत मिल रहे हैं, मायावती ने सहारनपुर में पहली बार जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, संसद के में आकर इस्तीफे की बात उन्होंने घोषणा कर दी, जो लीड लेने की कवायद एक राजनीति में दिखती है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्षी कहीं कुछ खड़े होंगे तो मायावती ने साफ कर दिया कि आपको हमारे साथ या हमारे पीछे। देखिए उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं और मायावती जी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मायावती जी की एक साख बहुत जबरदस्त है कि कानून व्यवस्था के मामले पर आप किसी से बात करिए, वो कांग्रेस तो 1990 के बाद से सत्ता में नहीं है। आज इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो 325 विधायकों वाली सरकार है, वो भी कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह से अभी तक सफल नहीं हो पाई, विफल दिखाई पड़ रही है। जो भी कारण हो, उस तरह से अंकुश कानून अपराधों पर और अराजकता पर नहीं लग पा रहा है। ये एक विफलता है शुरुआती, आगे हो सकता है कंट्रोल कर लें तो अलग बात है, लेकिन अभी जो है फिलहाल स्थिति इस मोर्चे पर, उस मोर्चे पर मायावती जी को लोग उत्तर प्रदेश में याद कर रहे हैं। ये एक बड़ा उनके पक्ष में जाता है। उनके पक्ष में जो है ये बड़ी चीज है कि इस मामले में अखिलेश का ग्राफ भी कमजोर है और भाजपा का भी अभी तक कमजोर है, कांग्रेस तो है ही नहीं। तो अगर मायावती जी इसको ही मुद्दा बनाकर आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से अगर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं सुधरी तो उसका फायदा मायावती जी को राजनीतिक रूप से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। तो मंगलवार को ही लोकसभा में कई मुद्दों पर अवरोध देखने को मिला। विपक्ष ने गोरक्षकों की हिंसा से लेकर किसानों की दुर्दशा का मसला उठाया। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और वाम दलों समेत कई विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की। अवरोध के चलते पहले 15 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित हुई। 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू होने पर विपक्ष ने चर्चा की मांग जारी रखी। कर्नाटक से बीजेपी सांसदों ने राज्य में ईमानदार अफसरों के तबादलों के आरोप लगाए। इस दौरान सदन में 3 नए बिल पेश किए गए। इसके बाद कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। मैंने फरवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? I was a Japanese prisoner of war and later I served as an officer in the Indian National Army. To find out more about my character, Colonel Prem Sehgal, follow us on @Ragdish the film on Facebook, Twitter and Instagram. उपराष्ट्रपति पद के लिए आज एनडीए की ओर से एम वेंकैया नायडू और विपक्ष की ओर से गोपाल कृष्ण गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया। उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 अगस्त को मतदान होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ने दावेदारी पेश की। राज्यसभा के महासचिव और चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर
शमशेर के शरीफ को नामांकन के 4 सेट सौंपे गए। वेंकैया नायडू के साथ पीएम नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के अलावा एनडीए में शामिल दलों के नेता मौजूद थे। एम वेंकैया नायडू की उम्मीदवारी का एआईएडीएमके, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल समेत कई दूसरे दलों ने भी समर्थन किया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि पार्टी छोड़ना उनके लिए भावनात्मक लम्हा है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। So I assure the people that on being elected, I will uphold the traditions and standards set by worthy predecessors and uphold the dignity of the office of the Vice President of India. So it will be my endeavor to strengthen that parliamentary democratic system. विपक्ष की ओर से उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भी आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा 17 विपक्षी दलों के नेता भी उनके साथ थे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए को समर्थन करने वाली जेडीयू और बीजेडी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन किया है। जनता और राजनीति के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनी। मैं नागरिकों की ओर से उस खाई को मिलाना चाहता हूं, उसको कम करना चाहता हूं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 40 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 अगस्त को चुनाव होना है और उसी दिन परिणाम भी आएगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने आज अपना पदभार संभाल लिया। इसी तरह शहरी विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया। सूचना प्रसारण और शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा पहले एम वेंकैया नायडू के पास था। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद नतीजों का इंतजार है। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत तय मानी जा रही है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे। राज्यपाल बनने के बाद में मैं बिहार में बार बार कहता था सबको कि यद्यपि मेरी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन आज मैं दलगत राजनीति से ऊपर हूँ। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या जनता दल हो या आरजेडी हो, सब दल मेरे लिए बराबर है। मेरे लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे लिए हर कोई बराबर है। और मैं सबको कहता था कि राजभवन आपका राजभवन है, बिहार के हर नागरिक का राजभवन है, और यहाँ पर कोई भी यदि आपको न्याय पाने के लिए यदि आपको कठिनाई आती है तो राजभवन का दरवाज़ा आप सबके लिए खुला है। और यही चीज़ मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद में, अभी तो परिणाम आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर भी यदि ईश्वर की कृपा से और देशवासियों के आशीर्वाद से यदि मैं पहुँचता हूँ तो मेरे लिए हर देशवासी के लिए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खुले रहेंगे। हर नागरिक को अपना कर्तव्य समझ करके अपना स्व अर्थ या जिसको हम कहें स्वार्थ से ऊपर उठ करके यदि राष्ट्र हित सर्वोपर रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम शायद इन देश के सामने जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के हम बहुत तीव्रता के साथ में समाधान करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। नागालैंड में जारी सियासी संकट के बीच राज्यपाल पीबी आचार्य ने विधानसभा अध्यक्ष को कल विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया है। इससे पहले नागालैंड के मुख्यमंत्री की याचिका को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने राज्यपाल की ओर से विधानसभा में बहुमत साबित करने के निर्देश पर रोक लगाने की अपील की थी। इस मामले में हाई कोर्ट की कोहिमा बेंच ने कल सुनवाई पूरी की और आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इसे राज्यपाल के विवेकाधिकार का मामला बताया है। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, उस पर अब 9 जजों की संविधान पीठ फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेर वाली बेंच ने आज ये आदेश दिया। पीठ पूर्व में दिए गए 2 फैसलों की समीक्षा भी करेगी। 1960 में खड़क सिंह मामले में 6 जजों की पीठ ने निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना। 1950 में MP शर्मा केस में भी यही फैसला दिया गया था।
9 जजों की संविधान पीठ बुधवार से सुनवाई शुरू करेगी। आधार को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये फैसला आया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि आधार योजना निजता के मौलिक अधिकार में खलल डालती है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। राजौरी और पुंछ से लगी सीमा पर रिहायशी इलाकों और चौकियों में भारी गोलीबारी हुई है। इनमें एक जवान शहीद हो गया, वहीं गुरेज सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन राजौरी और पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान सेना ने गोलीबारी की। बालकोट और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी और सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। गोलीबारी के चलते एक स्कूल में फंसे छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस बीच सोमवार को पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान लगातार हमारे सिविल एरिया के ऊपर हमारे को ऊपर फायरिंग कर रहा है और उसको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ रहा है। हमारी तरफ से भी बड़े जोर शोर से और कई गुना ताकत से उसको जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को उरी सेक्टर का दौरा किया और व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। संघर्ष विराम के उल्लंघन के चलते उरी सीमा पर दोनों ओर से व्यापार ठप है। मुझे लगता है कि ये जो आजकल जो हम आपस में हमारा तनाव चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए और दोनों मुल्कों को आपस में सुलह करनी चाहिए और जो हमारे नए रास्ते हैं हमें आपस में मिल बैठ के उन रास्तों को खोलने की बात करनी चाहिए। बांदीपुर के गुरेज सेक्टर में सेना ने एक बार फिर आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उधर अनंतनाग में सोमवार रात एनकाउंटर में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। सुनने में आ रहा है पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि जो अमरनाथ यात्रा पे अटैक हुआ था उसमें इन टेररिस्ट का भी हाथ था और बाकी आई थिंक पुलिस विल बी एबल टू असर्टेन दिस बेटर। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के बाद से सेना ने इलाके पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर आज दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में बंद रहा। मेरठ इलाके में हिंसा हुई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई और उसके बाद सुरक्षा बलों की एक चौकी और 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कार्यकर्ता अशोक तमांग की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का आरोप है कि गोरखालैंड समर्थकों ने पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके। सेना के जवान पूरे इलाके में कड़ी चौकसी बरत रहे हैं और यहां पिछले 31 दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं। गुजरात में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त है। सड़क और रेल यातायात भी बाधित है। उधर ओडिशा में 80 गांव के 40,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। केंद्र सरकार ने बाढ़ पीड़ित अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए 132 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। कहीं डूबा स्कूल तो कहीं मकानों में पानी, कहीं तैरती गाड़ियां। तस्वीरों को देखकर बारिश और बाढ़ के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। नवसारी में बारिश के चलते कई रास्ते बंद हो गए। सड़क से लेकर रेल यातायात तक बाधित है। पटरियों पर पानी आने से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। नवसारी जिले में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। 250 से 300 mm लगभग 10 इंच जितनी बारिश हुई है। इसमें पंचायत अमुक गांव को जोड़ते रास्ते वो बंद हैं। जिला पंचायत की सारी प्राथमिक शालाओं में छुट्टी घोषित की गई है और अभी भी बरसात चालू है। इसके कारण हमारा रेलवे के साथ भी संपर्क है कि अगर उनकी सर्विस बंद होती है, एसटी बस की सुविधा की ज़रूरत हो तो हम पूरी पाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ओडिशा में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। कुछ इलाकों में बारिश रुकने से हालात बेहतर हुए हैं। राज्य में 80 गांव के 40,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। असम में बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य में 17 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं और बहुत निष्ठा से हमारे अधिकारीगण आम जनताओं का साथ मिलकर इस विषय पर मदद कर रहा है। और साथ साथ में काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बसे हुए जानवर के लिए भी हमने खाने का इंतजाम किया है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं।
श्रीकाकुलम में भारी बारिश के बाद स्कूलों में पानी भर गया है। कई जगहों पर खेती को नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।